हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल DPS विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये सेशन है प्राचीन भारत के इतिहास से गुप्त वंश। तो इसमें दोस्तों हमने इस टॉपिक को डिटेल में मेंशन किया है। दोस्तों, इस पे संभवतः आने वाले क्वेश्चन अभी तक के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चनों को हमने इसमें मेंशन किया है। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए है। तो दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। तो सबसे पहले देखते हैं गुप्त वंश। ये 319 से 540 ईस्वी यानी एडी। एडी का मतलब क्या होता है? एडी का मतलब होता है एनो डोमनी। ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब है ईस्वी। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ये गुप्त वंश को कहा जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त को इसका संस्थापक कहा जाता है। श्री गुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच होता है, और घटोत्कच के बाद इसका पुत्र होता है चंद्रगुप्त प्रथम। अगर बात करें कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है, जिसका शासनकाल रहा 319 ईस्वी से 334 ईस्वी के बीच में शासन किया है। दोस्तों, श्री गुप्त और घटोत्कच ने जो उपाधि धारण की, वो कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा की उपाधि धारण की। और जो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले उपाधि धारण की, महाराजा धीराज। कौन सी की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, जबकि श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण की। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा, कब बैठा? 319 ईस्वी में। इसको उसने गुप्त संवत चलाया। इसी को सनु में क्या चलाया उसने? एक गुप्त संवत चलाया। उसी दिन राजा रानी का सिक्का चलाया गया था। राजा रानी का सिक्का चलाया गया था। और चंद्रगुप्त की जो पत्नी का नाम था कुमार देवी। चंद्रगुप्त पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी, जो कि लक्ष्मी वंश की राजकुमारी थी। किस वंश से थी? लक्ष्मी वंश की राजकुमारी थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दोस्तों उसका पुत्र जो होता है समुद्रगुप्त बैठता है गद्दी पर। और समुद्रगुप्त के अन्य नाम दोस्तों कौन कौन से हैं? इसे कविराज भी कहा गया, परम भागवत भी कहा गया, परम क्रमांक, लिच्छवी दोहित्र, व्याघ्र पराक्रम, समरसव और कांच, ये इसके अन्य नाम हैं। समुद्रगुप्त ने दोस्तों क्या है, 9 + 12 राज्यों को हराया। तो 9 जो थे आर्यावर्त के राजा थे। कौन? आर्यावर्त। जो 9 आर्यावर्त, जैसे जो 9 राज्यों को हराया वो उनको आर्यावर्त के शासक कहा जाता है, और इन्हें अपने राज्य में अधिग्रहण कर लेता है। क्या किया? मिला लेता है। भाई, दक्षिणावर्त के जो शासक थे, 12 शासक थे, इनको हराया और अपने अधीन कर लिया। क्या किया? अपने अधीन कर लिया, पर इनके राज्यों को अपने राज्य में नहीं मिलाया। दोस्तों, समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था, क्योंकि सिक्के पे उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे ये लगता है कि वो संगीत प्रेमी था। इनके जो दरबारी कवि थे हर्षेण। कौन था? हर्षेण था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग किसे कहा जाता है? इलाहाबाद को कहा जाता है आज, इलाहाबाद को। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रशस्ति क्या होता है? यानी किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख। प्रशस्ति मतलब किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख को प्रशस्ति कहा जाता है। इनके पास एक संगठित सेना थी। कैसी? संगठित सेना थी। और दोस्तों, ये जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई थी वो कैसी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों, एरण अभिलेख से जानकारी किसकी मिलती है? सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख कहीं देखने को मिलता है
वो एरण अभिलेख में मिलता है। एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त ने जारी कराया था। गुप्त वंश का शासक भानुगुप्त के द्वारा इसको जारी कराया गया था, जिसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य यहीं को देखने को मिलता है, जो कि एक गोपराज कौन था? एक सेनापति था दोस्तों गुप्त वंश में, और उसी की पत्नी यानी गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने पर गोपराज की पत्नी के द्वारा सर्वप्रथम सती हो गई थी। तो सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त दोस्तों, इसके दो पुत्र थे, एक चंद्रगुप्त द्वितीय था और दूसरा पुत्र था रामगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद कुछ समय के लिए रामगुप्त गद्दी पे बैठता है। इसकी जो पत्नी थी कौन? ध्रुव देवी थी। शकों का राजा दोस्तों उस समय कौन था? रुद्र तृतीय। कौन था? रुद्र तृतीय था। नाटक दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय में एक नाटक लिखा देवी चंद्रगुप्तम में दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है इसके बारे में वर्णन? देवी चंद्रगुप्तम क्या है? एक नाटक है दोस्तों, जिसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दोस्तों हम देखते हैं कि उसका शासनकाल है 380 से 414 ईस्वी के बीच में रहता है। अगर इसकी उपाधियों की बात करें तो कौन कौन सी उपाधि इसने धारण की? सकारी, विक्रमांक, परम भागवत और विक्रमादित्य। दोस्तों इसकी सबसे प्रसिद्ध जो उपाधि थी विक्रमादित्य थी। अगर हम बात करें भारतीय इतिहास में 14 ऐसे राजा हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो प्रश्न आ जाता है कि कितने राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो किसने की? 14 राजाओं ने। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो वो कौन कौन से थे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम उन नवरत्नों के द्वारा कुछ लेखक भी रहे, तो उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें, जैसे कालिदास समकालीन किसके थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। वहीं 12 मिहर भी थे। तो कालिदास द्वारा लिखी गई किताबें हैं मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमांक, मालविका, विघ्न मित्रम और कुमार संभव। दोस्तों ये कालिदास के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। वहीं 12 मिहर के द्वारा व्यर्थ संहिता लिखी गई, पंच सिद्धांतिका लिखी गई और बृहज्जाक लिखी गई। ये 12 मिहर के द्वारा लिखी गई। और जो उनके दरबार में नवरत्न रहते थे उनके जो क्रमशः हम बात करें तो शंकु जो कि वास्तुकार थे, कालिदास देख चुके, 12 मिहर देख चुके। तीसरे नंबर पर शंकु थे जो कि वास्तुकार थे। चपड़क कौन था? ज्योतिषी था एक। भाई अमर सिंह कौन थे? अमरकोश थे। घटपर्कर कौन? मुख्य सलाहकार थे। वहीं धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक थे। और बररुचि जो थे, बररुचि और बेताल भट्ट दोस्तों कौन थे? जादूगर थे, जिन्होंने सिंहासन 32 पुस्तक में इनके बारे में वर्णन किया गया है। सिंहासन 32 में। तो ये इनके मुख्य नवरत्न थे 9। आर्यभट्ट ने सूर सिद्धांत लिखा। क्या लिखा? सूर सिद्धांत, जिसमें आर्यभट्टियम पुस्तक है, उसमें इन्होंने सूर सिद्धांत दिया। किसने? आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट भी किसके समकालीन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ। बादशाह ने क्या लिखा? कामसूत्र लिखा था इसी समय, गुप्त समय। तो इसीलिए दोस्तों इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पुस्तकों की रचना हुई। दोस्तों इसी के समय क्या होता है, एक चीनी यात्री फाइयान भारत आता है। चीन से आता है। कब आता है? 399 से और 414 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। दोस्तों इसके द्वारा लिखी गई फाक्यू की एक पुस्तक है, फाक्यू की। इसमें इसने भारतीय जगत का क्या है वर्णन किया है। चंद्रगुप्त की 2 राजधानियाँ थीं। कौन कौन सी? पाटलिपुत्र और उज्जैन। इसने अपनी 2 राजधानियाँ बनाई थीं, पाटलिपुत्र और उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह बकाटक नरेश रुद्र द्वितीय संग किया था। किसके संग किया था?
रुद्र द्वितीय के संग किया था, जो कौन से वंश था, बकाटक वंश था, और अपनी पुत्री का विवाह किया था, और इनकी मदद लेकर शासक रुद्र तृतीय को हराया था। जो शक शासक था, कौन सा, शक शासक रुद्र तृतीय था, जबकि बकाटक शासक रुद्र द्वितीय था। तो रुद्र तृतीय को किसने हराया, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम्ब साम्राज्य के शासक काकुलस वर्मा की बेटी से अपने पुत्र का विवाह करवाया था। अपने पुत्र का विवाह किससे कराया था, काकुलस वर्मा की बेटी से, जो कि कदम्ब साम्राज्य का, कदम्ब वंश के शासक था। इसके साथ में इसने अपने पुत्र का विवाह कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता था। किससे जीता था, कुषाणों से। ये मथुरा जो है, ये इसका जो वर्णन किया गया मथुरा अभिलेख में किया गया है। वहीं महरौली लौह स्तंभ अभिलेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया था। किसने, दोस्तों, महरौली स्तंभ लेख। अगर आप दिल्ली में कभी गए हों और दिल्ली में अगर आपने कुतुब मीनार परिसर देखा है, तो कुतुब मीनार परिसर यानी जो महरौली जगह है, तो महरौली जगह में ही कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार परिसर में ही क्या है, एक महरौली लौह स्तंभ है, जिसी में क्या है, ये एक अभिलेख लिखाया गया है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिखाया गया है। सांची के स्तंभ लेख में ग्राम दान के बारे में पता चलता है। सांची का जो स्तंभ लेख है, जिसमें किसके बारे में पता चलता है, ग्राम दान के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का सबसे अच्छा अगर स्रोत माना जाता है तो देवी चंद्रगुप्तम है, जिसमें बताया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो वर्णन किया। इसका जो लेखक है कौन, विशाखदत्त है। देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखा गया है, विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पे बैठता है, और जिसने शासन जो किया 414 से लेकर 454 ईस्वी तक, 414 से 454 ईस्वी तक किया है। और इसकी जो माता का नाम था ध्रुव देवी था, और पिता चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन, पिता चंद्रगुप्त द्वितीय थे। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने का श्रेय किसे है, कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। और इनकी जो उपाधि थी महेंद्रादित्य थी। क्या थी, महेंद्रादित्य थी। मोर और कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के चलवाए। किसने, मोर और कार्तिकेय के सिक्के वाले किसने, चांदी के सिक्के किसने चलवाए, जिसमें मोर और कार्तिकेय का चित्र बना हुआ था, कुमारगुप्त प्रथम के बाद। दोस्तों, स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठता है, जिसने शासन 454 से 467 ईस्वी तक शासन किया। इनके समय पर हूणों का आक्रमण होता है। इसके समय क्या, हूणों का आक्रमण होता है। और जो हूणों का जो एक नेता 458 ईस्वी में, कब होता है, 458 ईस्वी में होता है। और इसका जो हूणों का नेतृत्व करता था कौन, तोरमल था। कौन था, तोरमल। कई बार प्रश्न पूछा गया कि तोरमल कौन था, ये हूणों का नेता था। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। सुदर्शन झील का किसने, जीर्णोद्धार कराया। सुदर्शन झील दोस्तों कहाँ है, सौराष्ट्र में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। वहीं गुप्त वंश ने कुल 24 शासक हुए। गुप्त वंश में अगर टोटल शासक को पूछी जाए तो 24 शासक ने शासन किया है। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त जो थे वो किसके थे, कुषाणों के सामंत थे। बात आ जाती सामंत कौन होते थे, तो दोस्तों जो राजा होते थे, राजा अपने दूर दराज क्षेत्रों पे क्या है, जमींदार को वहाँ का जमींदार घोषित कर देते। तो ये जमींदार आसपास के क्षेत्रों से कर वसूल करके राजा के पास पहुँचाते थे, और धीरे धीरे ये क्या होते थे, काफ़ी संपन्न हो जाते थे। ऐसे अपने आप को मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर या सामंत कहा करते थे। और ये कभी कभी बहुत अपार शक्तिशाली हो जाने पर ये अपने आप को स्वतंत्र भी घोषित कर देते थे। तो ये पहले कुषाणों के अधीन सामंत थे, गुप्त जो लोग थे। आगे बात करें, अंतिम शासक विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय था। अगर हम अंतिम शासक की बात करें, गुप्त वंश का अंतिम जो शासक कौन था, वो विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय था। एक मिनट देख लेते हैं। सोने का सिक्का जो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, इसको दिनार कहा जाता था।
कई बार पूछा गया है। वहीं चांदी का सिक्का जिसको रूपक कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को रूपक कहा, जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने का सिक्का चलाया जिसे दिनार कहा जाता था। वहीं चांदी का सिक्का रूपक कहा जाता जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। तांबे का सिक्का दोस्तों जिसे कौड़ी कहा जाता था, किसे कौड़ी कहा जाता था गुप्त शासन में। अर्थव्यवस्था देख लेते हैं दोस्तों। अगर हम गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो भू राजस्व दोस्तों उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। बिना जुती हुई भूमि से को अपाहित कहा जाता था, अपरहित कहा जाता था, अपरिहित कहा जाता था। दोस्तों कुछ प्रकार के कर और भी थे। भटकर था, जो पुलिस कर था, चाट कर था, लुटेरों से पर कर था, ये सब क्या है अन्य कर थे। दोस्तों एक तरह का वष्टी भी कर था। वष्टी माने मजबूरन बेगार करवाना, बेगार लोगों से ली जाती थी, इसको वष्टी कर कहा जाता था। और एक बलि कर था जो कि धार्मिक कर था। बलि कैसा प्रकार था, एक धार्मिक कर लिया जाता था, इसका भी उल्लेख मिलता है हमें। वष्टी कर का भी हमें उल्लेख मिलता है जो कि एक बेगार था। प्रशासनिक व्यवस्था डंडा सिख किसे कहा जाता था, पुलिस प्रमुख को कहा जाता था। महासंदिग्ध किसे कहा जाता था, विदेशी नीति के अधिकारी को कहा जाता था। महादंड नायक किसे कहा जाता था, न्याय विभाग के प्रमुख को कहा जाता था। अग्रहारिक किसे कहा जाता था, ये दान विभाग का प्रमुख होता था। दान विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था अग्रहारिक कहा जाता था। आगे देखते हैं। अगर हम मंदिर निर्माण की बात करें तो जो गुप्त काल में कई मंदिरों का निर्माण होता है। जो तिगवम विष्णु मंदिर कहाँ है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है। वहीं भुमरा शिव मंदिर ये कहाँ स्थापित किया गया, ये मध्य प्रदेश में ये भी है। 10 अवतार मंदिर ये झांसी में, ये कि देवगढ़, कहाँ, झांसी देवगढ़ में। एरण अवलेख में विष्णु मंदिर, कौन सा, विष्णु मंदिर दोस्तों, ये कि मध्य प्रदेश में ये भी है। वहीं भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर दोस्तों ये कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कुछ मंदिर हैं जो कि गुप्त काल में दोस्तों। अगर हम ईंटों के द्वारा बनवाया गया सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है, वो भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर है। तो सर्वप्रथम टेराकोटा में बना हुआ जो पक्की ईंटों को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। तो ईंटों के द्वारा सर्वप्रथम मंदिर बना है वो कौन सा, भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर जो कि कानपुर में है। अजंता की गुफाएं, तो अजंता की गुफाएं टोटल कितनी हैं, ये 24 है। 1983 में दोस्तों क्या है, यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में इनको शामिल कर लिया है। किसे, अजंता की गुफाओं को। संभाजी नगर, ये संभाजी नगर दोस्तों कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। दोस्तों आगे इसके बाद जो शासन आता है पुष्यभूत वंश का आता है, जिसकी राजधानी थानेश्वर थी। और इसमें जो शासक हुए वो वर्धन वंश कहलाए। इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका संस्थापक किसे कहा जाता है, पुष्यभूत को कहा जाता है, पुष्यभूत को कहा जाता है। और इसके बाद दोस्तों प्रभाकर वर्धन, कौन उत्तराधिकारी होता है, प्रभाकर वर्धन हो रहा है। आगे दोस्तों प्रभाकर वर्धन के दोस्तों राजवर्धन बड़ा पुत्र था। कौन था, राजवर्धन कैसा था, बड़ा पुत्र। राजश्री पुत्री थी और हर्षवर्धन छोटा बेटा था। इसके दोस्तों 2 बेटी, एक पुत्री थी, राजश्री पुत्री थी, हर्षवर्धन छोटा पुत्र था और राजवर्धन दोस्तों बड़ा पुत्र था। आगे बात करते हैं। प्रभाकर वर्धन ने राजश्री की शादी दोस्तों अवंती वर्मा के पुत्र ग्रहवर्मा से कर दी थी। प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजश्री बेटी की जो शादी की वो अवंती वर्धन के पुत्र ग्रहवर्मा से कर दी थी। शशांक और देवगुप्त ने मिलकर ग्रहवर्मा की हत्या कर राजश्री का अपहरण कर लिया था। किसका, राजश्री का, जो कि प्रभाकर वर्धन की बेटी थी। प्रभाकर वर्धन के समय हूणों का आक्रमण होता है
जिनका दमन करने के लिए उसने राजवर्धन को भेजा। दोस्तों, कुरंगक दूत से हर्षवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन व माता यशोमती की मृत्यु की खबर सुनकर अपने राज्य को आते हैं। ये कुरंगक एक राजदूत होता है और इसने हर्षवर्धन को अपने पिता यानी प्रभाकर वर्धन और उसकी जो माता थी यशोमती, जो कि सती हो गई थी उसके मरने के बाद, प्रभाकर वर्धन की मार सती हो गई थी, इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों क्या होता है, जो हर्षवर्धन थे वो कहाँ अपने राज्य में आते हैं और राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। जब दोस्तों राजवर्धन को ये पता चलता है कि देवगुप्त और शशांक ने मिलकर गृहवर्मा की हत्या कर दी, तो प्रतिशोध रूप में राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी और उसके बाद शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके पुत्र राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है और हर्षवर्धन दोस्तों उसके बाद क्या है 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, जिसने 647 ईस्वी तक शासन किया है। जिसका जन्म अगर देखते हैं हर्षवर्धन का 590 ईस्वी में होता है और पत्नी इसकी थी दुर्गवती थी, इसकी पत्नी का नाम था दुर्गवती और गद्दी पर ये 606 ईस्वी पे बैठता है। आगे बात करते हैं कि गौड़ नरेश जो शशांक था, जो शशांक और देवगुप्त ने मिलकर गृहवर्मा की जो हत्या कर दी थी, इसको इसने पराजित कर देता है और दिगकर मित्र बौद्ध भिक्षु की मदद से, दिगकर कौन था, ये बौद्ध भिक्षु की मदद से हर्षवर्धन ने अपने बहन राजश्री को खोज निकाला, जो कि शशांक और देवगुप्त ने इसका अपहरण कर लिया था राजश्री का। इसने किसकी मदद से, देगकर मित्र की, जो कि बौद्ध भिक्षु था, उसकी मदद से इसने अपनी बहन राजश्री को खोज निकाला। हर्षवर्धन को साहित्य का सम्राट कहा जाता है। तो साहित्य का सम्राट किसे कहा जाता है, ये हर्षवर्धन को आ जाता है। इसकी जो राजधानी थी कान्यकुब्ज थी, जिसे कन्नौज कहा जाता है वर्तमान में, कान्यकुब्ज थी। हर्षवर्धन को पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था, हर्षवर्धन को किसने हराया था, पुलकेशियन द्वितीय ने हराया था, जो कि नर्मदा नदी के तट पर 618 ईस्वी में लड़ा गया युद्ध था। कब लड़ा गया था ये, 618 ईस्वी में, और जिस नदी के किनारे लड़ा गया था वो नर्मदा नदी के तट पर था। और जो पुलकेशन द्वितीय जो था वो चाणक्य वंश का शासक था। किस वंश का था, चाणक्य वंशीय शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। कब हराया था, 618 ईस्वी में। कहाँ हराया था, नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन के नाटक हैं कुछ दोस्तों जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन नाटकों को लिखने का श्रेय कवि धावक को दिया जाता है। किसे दिया जाता है, धावक को दिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी। हर्षवर्धन के जो दरबार में रहने वाले लोग थे, एक भर्तृहरि थे, दूसरे दोस्तों बात करते हैं मातंग दिवाकर थे, एक बाण भट्ट थे, जिनकी पुस्तक थी कादम्बरी। कादम्बरी इसमें दोस्तों 8 भाग हैं। हर्षचरित 8 भागों में विभागों में, प्रत्येक भाग में उच्चावास कहा गया, उच्चावास कहा गया प्रत्येक भाग को, जो कि 8 भागों में विभाजित है। हर्षचरित 8 भागों में। मयूर भट्ट दूसरे दरबारी कब थे, मयूर भट्ट थे, बाण भट्ट थे, सूर शासक और मयूर शासक, ये दोस्तों इसकी पुस्तकों के नाम हैं। मातंग दिवाकर, इनकी कोई पुस्तक नहीं थी, ये भी एक दरबारी कब थे, इनकी कोई पुस्तक का उल्लेख नहीं मिलता है। मैं भर्तृहरि थे। सोडल ने हर्षवर्धन को साहित्यिक हर्ष कहा। किसने कहा, सोडल के द्वारा कहा गया, साहित्यिक हर्ष कहा गया। हेनसांग दोस्तों, एक हेनसांग चीनी यात्री था जो चीन से आया था। कब आया था, 630 से 645 ईस्वी तक के बीच में रहा। ये 15 वर्षों तक भारत में रहा। किसके समय में आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था हेनसांग, और चीन से आया था। एक चीनी यात्री था और इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को। और द्वितीय शाक्य मुनि भी इसको कहा जाता है। द्वितीय शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, हेनसांग को। और नीत का पंडित भी इसको कहा जाता है, नीत का पंडित। ये 3 उपाधियाँ इसको कहा जाता है। सांग भी इसे कहा जाता है, सांग भी इसे कहा जाता है।
और ये 18 महीने में इसने क्या किया, नालंदा में अध्ययन किया, जो कि महान शाखा का केंद्र था नालंदा। अध्ययन करता है यहाँ पर 18 महीने। उस समय जो उसके कुलपति थे वो शीलभद्र थे। जिस समय हेनसांग उसमें अध्ययन करने आया था उस समय उसके कुलपति कौन थे, शीलभद्र थे। वहीं विद्यार्थी अनुपात जो था 5:1 था। विद्यार्थी और शिक्षक जो अनुपात उस समय था वो 5:1 था। यात्रा विवरण दोस्तों, इसने अपना एक पुस्तक लिखी CU की, इसमें अपने यात्रा का वर्णन किया गया है। हेनसांग की जीवनी व्हीली है। क्या लिखा है इसने, व्हीली लिखा है। CU का सारांश कांच है। CU का जो सारांश किसमें पर लिखा गया, कांच में लिखा गया है। CU पुस्तक में कन्नौज के बारे में कुछ बातें लिखी गई, जैसे व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, कन्नौज था उस समय, हर्षवर्धन के समय। दक्षिण में व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र क्या था, कांची था, कांचीपुरम। वहीं हर्ष की सेना को उसने चतुरंगिणी सेना कहा। हर्ष का नाम शिलादित्य भी इसने रखा, हर्ष का नाम शिलादित्य। कश्मीर के लोगों को इसने कायर कहा, कश्मीर के जो लोगों के बारे में इसने कायर कहा। वहीं असम के लोगों को इसने ईमानदार, और महाराष्ट्र के लोगों को इसने घमंडी, और उड़ीसा के लोगों को इसने उग्र कहा। तो दोस्तों, हर्ष के सेना में अरब सेना का सेनापति जो था कुंतल था। ये हर्ष के सेना में अरब सेना का जो सेनापति था वो कौन था, कुंतल था। हर्षवर्धन के कार्य कौन कौन से थे, हर्षवर्धन के द्वारा किए गए कार्य, महामोक्ष परिषद का आयोजन किया इसने। महापरिषद आयोग का कहाँ कहाँ, प्रयाग और कन्नौज में, प्रयाग और कन्नौज में किया। कुंभ मेलों की शुरुआत होती है यहाँ से दोस्तों। तो जो कुंभ मेले लगते हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं, तो 4 जगह लगते हैं। पहले हम बात कर लेंगे लगते कहाँ कहाँ हैं। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, हरिद्वार जो कि कहाँ, उत्तराखंड में है, और नासिक, नासिक दोस्तों कहाँ है, ये महाराष्ट्र में, और उज्जैन मध्य प्रदेश में। यहाँ 4 कुंभ मेले लगते हैं। अर्ध कुंभ मेला दोस्तों 6 वर्ष में लगता है। वहीं कुंभ जो पर्व लगता है वो 12 वर्ष में एक बार लगता है, और महाकुंभ जो लगता है वो 24 वर्ष में एक बार लगता है। तो इतने अंतराल पे यहाँ पर कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। हर्ष के जो पुत्र थे भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन थे। हर्ष के जो पुत्र थे कौन, 2, भाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन थे। दोस्तों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम भारत पे अरब तुर्क आक्रमण के बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो सेशन यहीं पे रोकते हैं। आगे का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।